5 मार्च साल 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम के लोगों पर भारतीय वायुसेना के जरिए बम से हमला करवाया था। क्या मिजोरम के लोग भारतीय नहीं थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी तो तमाम मसलों के बीच में एक मसला उन्होंने छेड़ा मिजोरम का, और इस बात को उन्होंने पंजाब से जोड़ा। लेकिन पंजाब वाली घटना हर कोई जानता है, क्या हुआ था स्वर्ण मंदिर में। लेकिन मिजोरम वाली कहानी लोग जानते नहीं है। प्रधानमंत्री ने जब यह स्टेटमेंट दिया कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने वहां पर असहाय लोगों पर बम फेंकवाए और यह सवाल पूछा कि क्या मिजोरम के लोग भारतीय नहीं हैं, फिर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मिजोरम के अंदर आज भी लोग 5 तारीख को शोक मनाते हैं जब मार्च का महीना आता है। प्रधानमंत्री ने यह भी पूछा कि भैया कांग्रेस ने इस सच को छिपाया, इस घाव को भरने की कभी कोशिश नहीं की। इस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब मिजोरम का जवाब आया तो मणिपुर को लेकर था, क्योंकि मणिपुर पर कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही थी और प्रधानमंत्री ने यह बात रखी। उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगा ये कौन सी घटना, तो हमें लगा क्यों ना आज कहानी के इस हिस्से में आपको समझाएं कि मिजोरम में क्या हुआ था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और कैसे भारतीय सेना ने अपने लोगों पर। तो कहानी को आपको समझना है तो 57 साल पहले चलना पड़ेगा, जब मिजोरम जो है वो एक अलग राज्य नहीं था बल्कि असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और वो तारीख 5 मार्च साल 1966 थी, जब सुबह सुबह 11:30 बजे कहा जाता है कि मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारतीय वायुसेना के विमान जो हैं वो आसमान में मंडराने लगते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि ये हुआ क्या है। उसके बाद थोड़ी देर बाद बम गिरने लगते हैं और राजधानी में ताबड़तोड़ बम गिरते हैं। बम गिराने वाली कोई दुश्मन देश की फौज नहीं, दुश्मन देश की सेना नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना थी। मिजोरम उस वक्त असम का हिस्सा था और उसे मिजो हिल्स कहते थे। और यही घटना है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कहा जाता है कि बमबारी उस दौर में तकरीबन हफ्ते भर से ज्यादा चली थी, अपने ही देश में बम गिराने की। 57 साल इस घटना को बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री ने जब इसको जिक्र किया तो ये उकेरने वाला था। हम आपको बता दें कि असम में मिजोरम जो है उस वक्त हिस्सा था और ये सारा विवाद तब शुरू हुआ था जब 1960 में असम की गवर्नमेंट जो थी उसने असमिया भाषा को स्टेट लैंग्वेज घोषित कर दिया था। और लैंग्वेज का इंडिया में इशू बहुत ज्यादा है, लोगों को लगता है कि हमारी पहचान घोषित उससे गायब हो जाएगी। तो जो मिजो लोग थे उन्हें यह लगा कि हमें असमिया भाषा आती नहीं और सरकार ने नियम बनाया है कि जिसे असमिया नहीं आती सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो अब स्टेट में और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान और जबरदस्ती थोपी गई असमिया भाषा को लेकर मिजोरम के लोग जो हैं वो खुले विरोध में उतर आए। उनका यह कहना था कि कहीं से स्वीकार्य नहीं कि आप इस तरह से लोगों पर दबाव बनाएं। और इसका विरोध जो है वो 28 फरवरी साल 1961 में एक फ्रंट बनाया गया, मिजो नेशनल फ्रंट, MNF, जिसके प्रमुख जो थे नेता एक लाल डेंगा साहब, और उन्होंने इसको लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। लाल डेंगा जो थे इनके नेता थे, शांतिपूर्वक शुरुआत में विरोध था। फिर 1964 में जब असमिया भाषा लागू हुई तो असम रेजिमेंट में एक दूसरी बटालियन थी जिसको बर्खास्त कर दिया गया। और इसको बर्खास्त करने की वजह थी कि इसमें मिजोरम के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा थे। अब मिजो लोग को ये लगा कि यार एक तो आपने हमारे ऊपर जबरदस्ती एक लैंग्वेज थोप दी, दूसरा आपने हमारी बटालियन हटा दी। बस यहीं से जो शांतिपूर्ण आंदोलन था वो उग्र हो जाता है और जितने भी लोग यहां पर इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे वो वही लोग थे जो उधर असम की जो दूसरी बटालियन थी वहां से निकाले गए थे, वो आने लगे। और जैसे ही सेना के लोग इसमें आने लगे तो जो नॉर्मल सा आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन था, वो हथियारों में तब्दील होने लगा। और यहीं पर मौका दिख गया हमारे दो पड़ोसियों को, एक तरफ चाइना था, दूसरी तरफ पाकिस्तान था। वहां से हथियार आए और हथियारों के बाद बन गई मिजो नेशनल आर्मी, जो बाद में हिंसात्मक प्रदर्शन को लेकर जिम्मेदार। अब इस घटना में दो देशों का बड़ी इंपॉर्टेंस भूमिका थी। एक तो आपके पूर्वी पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, और दूसरी चाइना की। और इन दोनों में हथियार सप्लाई और तमाम चीजें आने लगी। इनकी आर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इसके बाद जब सुरक्षा बलों को लगा कि मामला बढ़ रहा है तो उन्होंने थोड़ी सख्ती दिखाई तो ये तमाम लोग जो थे ये भागकर पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चले गए। लाल डेंगा जो इनके प्रमुख थे उन्हें पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया, राजद्रोह का मुकदमा चला, कोर्ट में ले गए, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया।
यहां पर लगा कि मामला जो है सॉर्टेड है। लाल डेंगा और इनके तमाम जो लोग थे उन्हें भी भारत की सेना को लगा कि अब तो ये डर गए होंगे, सहम गए होंगे। लेकिन तभी 1965 में पाकिस्तान की तरफ से जब हमला होता है तो उस हमले में लाल डेंगा को एक बड़ा अवसर दिखाई पड़ा और इसी मौके पर फायदा उठाने के लिए एमएनएफ की तरफ से एक संदेश जो था वो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब को दिया गया और उसमें लिखा गया कि देखिए, हम आपके साथ यानी भारत के साथ एक बेहतर संबंध चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया और मिजोरम का रिश्ता जो है वो बेहतरीन रहे, शांतिपूर्ण रहे, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हमसे दोस्ती चाहते हैं या आप हमसे दुश्मनी चाहते हैं। अब आप तय कर लीजिए। और ये जो लाल डेंगा साहब थे ये पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में बैठकर वहां से सारा तामझाम इंतजाम कर रहे थे और यहां पर इंडिया में धमकी दे रहे थे। इन्हें लगा शायद पाकिस्तान उधर से हमला कर रहा है, इधर से माहौल बनेगा और हमारा भी। अब इन सब के बीच में एक घटना और होती है। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब जो ताशकंद गए थे वहां पर मतलब विवादास्पद कह सकते हैं, रहस्यमय तरीके से उनकी डेथ हो जाती है, जिसको लेकर कहा जाता है उनकी हत्या करवा दी गई थी। खुली किताबों में नहीं कहा जाता है, बीमा हार्ट अटैक की बात की जाती है, लेकिन उनकी डेथ ने काफी कुछ इंडिया का लॉस किया। और उसमें एक लॉस था कि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट को लगा यार ये सबसे बढ़िया मौका है, इसी मौके पर चौका मारो और आजादी का मूवमेंट चला दो। तो शास्त्री जी की डेथ के केवल 11 दिन बाद 21 जैन को कहा जाता है कि इनके नेता लाल डेंगा ने इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे उनको लेटर लिखा और कहा कि देखिए, जब से ब्रिटिशर्स गए हैं तब से हम आजाद थे, अब हमारे लोगों की इच्छा है कि एक अलग देश बनाया जाए और हमारे अंदर नेशनलिज्म का जो इशू है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। इस टाइम भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं था। 3 दिन बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। इंदिरा गांधी को भी रियलाइज नहीं था कि इतनी बड़ी घटना होने वाली है। और जैसे ही ये सब होता है 4 दिन बाद 28 फरवरी को मिजो नेशनल फ्रंट के जो लोग हैं वो एक ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन जेरिको। और ऑपरेशन जेरिको का मतलब होता है कि भारतीय सेना जहां जहां है वहां से उन्हें हटाओ, उनकी जगह पर कब्जा करो और इंडिया का कनेक्शन जो है वो मिजोरम से काट दो या नॉर्थ ईस्ट से काट दो ताकि इस इलाके को अलग कर सके। 29 फेब को अनाउंसमेंट हो गई कि भैया हम अलग हो गए हैं, अब भारत से कोई लेना नहीं। अब जो इंडिया में तमाम फौज के लोग थे वो तैयार नहीं थे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में काफी बदलाव हुए थे, नई नई प्रधानमंत्री बनी थी। तो इन सारी चीजों के बीच में जब ये चारों तरफ से हमला शुरू हो जाता है तो फिर भारतीय फौजी समझ नहीं पाते और मिजो फ्रंट वाले जो लोग हैं वो आते हैं, तमाम सरकारी संस्थानों में जाते हैं, वहां से हटाते हैं, कब्जा करते हैं, तमाम ठिकानों पर गोलीबारी करते हैं, पुलिस प्रशासन को मारते हैं, लाखों लाखों रुपए जो हैं सरकारी खजाने से लूट लेते हैं और बड़ी तेजी से हमला कर देते हैं। एक जगह पर आए, हमला किया, लौट गए, आए, हमला किया, लौट गए। कहा जाता है जो हथियार लूटे थे उस दौर में उसमें लाइट मशीन, राइफल, स्टेट गन और बहुत सारे हथियार जो उस जमाने के सबसे अत्याधुनिक हथियार थे और फिर उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी के खिलाफ वो हमला कर रहे थे। 76 ऐसे आपके भारतीय फौजी थे जिनको भी इन्होंने पकड़ लिया था और इनकी कोशिश थी कि इंडिया के साथ जितना भी कनेक्शन है मिजोरम का वो सारा कट जाए, नॉर्थ ईस्ट से कट जाए। और यहीं से इंदिरा गांधी को लगा कि अब क्या किया जाए। एक, क्या कटने दिया जाए, दूसरा क्योंकि इंडियन आर्मी चाहकर भी हेल्प नहीं कर पा रही थी उस पार मौजूद लोगों की, क्योंकि जितने कनेक्शन से काट दिए गए थे, टेलीफोन बूथ जो थे काट दिए थे, टेलीफोन की लाइंस काट दी गई थी। वो जो 2 भाग के सैनिक आए थे उन्होंने सारी जानकारी दी और उसी के बाद इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को एक कड़ा और बड़ा फैसला लेना था कि अब क्या किया जाए। जवाब में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनती हैं वो कहती हैं कि जाइए, देश का हिस्सा नहीं टूटना चाहिए और जो मर्जी आपको लगता है वो कीजिए और बचा के लाइए। अब लाल बहादुर शास्त्री साहब या इंदिरा गांधी जी को आप क्या पूरी तरह से दोष देंगे? वेल, ये अपने अपने नजरिए पर है कि क्या बातचीत से इसका समाधान हो सकता था। लेकिन इंदिरा गांधी जब आई तब कहा जाता है कि मिजोरम में इम्फाल में तिरंगा हटाकर उनका अपना झंडा लग गया था और ये एक बहुत बड़ा मैसेज था, राष्ट्रद्रोह था। सो उनको जो लगा उन्होंने किया। इसको देखने के 2 नजरिए हैं। एक है कि आप बातचीत के जरिए समाधान कर सकते थे, दूसरा जो इंदिरा गांधी का स्टाइल था कि बड़े पैमाने पर अटैक कर दो और थोड़ा एग्रेसिव वो थी। मतलब आपने इसको पंजाब में भी देखा, यहां भी देखा है। दोनों जगह देखने के 2 नजरिए। एक है कि देश से हिस्सा कट सकता है और दूसरा है कि अगर एक हाथ सड़ रहा है तो उसकी उंगली काट के अगर पूरा बच सकता बचा लो। सो वो दोनों नजरिए हैं, वो अपने अपने विवेक पर है। इंदिरा गांधी को पसंद करने वाले ये कहेंगे कि भाई उस वक्त की मांग थी, नापसंद करने वाले कहेंगे कि यार दूसरे भी तरीके हो सकते थे, आम लोगों पर गोली चला क्या फायदा। लेकिन
इंडियन जो एयरक्राफ्ट थे उनको कहा गया और भारतीय वायुसेना 5 मार्च 1966 को 4 वायुसेना के विमान जो हैं वो जाते हैं। एमएनएफ के उग्रवादियों पर बमबारी होती है और कहा जाता है कि जो उस टाइम के अत्याधुनिक हथियार थे, 2 ब्रिटिश हंटर विमान थे, 2 फ्रांस से आए विमान थे और ताबड़तोड़ जो गोलीबारी है, जो आगजनी है वो शुरू हो जाती है। और इसकी कल्पना वहां पर वो लोग नहीं कर रहे थे, उनमें डर सहम जाता है, वो भागने लगते हैं। अब असम के तमाम अलग अलग इलाकों से ये विमान चले थे और जब ये हमला करते हैं तो आग बरसाने वाले बम गिरते हैं। हालांकि इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इसमें 2 आदमी ऐसे थे जो इंडियन पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हुए। एक थे राजेश पायलट साहब और दूसरे थे सुरेश कलमाड़ी। वो उन 4 पायलटों में से थे जो यहां पर गए थे और 1 हफ्ते तक बम बरसाया था। 5-6 तारीख से बम बरसाना शुरू हुआ था, 13 तारीख तक ये बम बरसाया गया। कहा जाता है कि इसके बाद जो विद्रोही थे वो डर गए, एमएनएफ के लोग भागने लगे और कुछ म्यांमार भाग गए, कुछ भाग गए बांग्लादेश और यहीं से विद्रोहियों को तितर बितर करने के बाद जो हमारी इंडियन आर्मी थी उसने मिजोरम को अपने वापस उसमें लिया और उसके बाद जहां जहां उनके फ्लैग से हटाकर वापस इंडिया का फ्लैग जो है लगा दिया गया। अब यहीं से लोग शक करते हैं कि यार छोटे से शहर पे हमला हो गया, कई लोग मारे गए, इसमें आम नागरिकों की भी डेथ हुई थी। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की क्योंकि मिजोरम के आतंकवादियों पर तो हमला हुआ, लेकिन क्योंकि जो इंडियन आर्मी की तरफ से बमबारी हुई थी उसमें 13 लोगों को मारा गया था। और जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया उसमें कभी इस बात को नहीं कहा गया कि हमने जाकर हमला किया था। उनकी तरफ से था कि हम फूड और तमाम सामग्री भेजने गए थे, लेकिन उसको लेकर सवाल होता है कि भैया फूड की सामग्री फाइटर जेट कब से भेजने लगा। सरकारी आंकड़ों में यह आंकड़ा 13 आता है कि 13 आम लोग मारे गए थे, बाकी जो मारे गए थे वो एमएनएफ के लोग थे। कितना सही कितना गलत अब डेटा किसके पास है कौन जानता। और वैसे भी कई बार कहा जाता है कि हिस्ट्री डिफाइन की जाती है उस व्यक्ति के हिसाब से जो उसे लिखता है, ठीक है। लेकिन ये मामला अपने आप में चलता रहा। अब इसमें इंदिरा गांधी पर जो सवाल है वो यही है कि ओपन जो बम गिरवाए गए वो क्या सही थे, क्या जायज थे। दूसरा सवाल ये है कि उनके पास ऑप्शन क्या था। मतलब अपने अपना एनालिसिस है। कई लोग जैसे मानते हैं कि कश्मीर को अगर इनिशियली सरदार पटेल ने हैंडल कर लिया होता तो वो भी वैसे ही होता जैसे एक जमाने में हैदराबाद था या जूनागढ़ था या राजस्थान के कुछ हिस्से थे या भोपाल था। तो अलग अलग नजरिए हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग देखने का पर्सपेक्टिव है। हर आदमी अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत देख लेता है। कई लोग ये मानते हैं कि कई सारे विवाद थे। नागालैंड में विवाद था, चीन और पाकिस्तान को लेकर इश्यूज चल रहे थे। साउथ में विवाद था, द्रविड़ वाला आंदोलन चल रहा था और लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई थी। झंडा वंडा हटा दिया गया था इंडिया का। तो काफी सारे इश्यूज थे। तो इंदिरा गांधी को जो लगा वो सही था। हालांकि बाद में इंडियन आर्मी ने काफी कोशिश की। 1967 में एक नई योजना लाई गई जिसके तहत वहां जो लोग थे उनके गांवों को फिर से बसाया गया। 764 गांव थे जिनमें 516 गांवों को सड़क के किनारे किनारे बसाया गया ताकि इंडियन आर्मी निकले तो दोनों साइड नजर रख सके। 129 गांवों को पुराने स्टाइल में रखा गया। लेकिन मिजोरम शांत नहीं हुआ। मिजोरम लगातार अगले 2 दशक तक, हालांकि इस धधकने के बीच में सैम मानेकशॉ साहब जो हैं जिन्होंने बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा रही और उनकी तरफ से कदम उठाए गए। वो लगातार एक्टिव थे, नजर रखते थे। और सैम मानेकशॉ साहब यार कमाल है, उन पर फिल्म भी बन रही है। उनके ऊपर कभी स्टोरी भी करेंगे हम यार कि इतना लाजवाब आदमी कैसे हो सकता है यार। मतलब क्या कहें यार, वो इज अ ग्रेट मैन। लेकिन फिर यहां पर कहानी आती है राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी 30 जून 1986 को कहा जाता है कि एमएनएफ और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता होता है और इसे राजीव गांधी सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों के तौर पर माना गया कि यहीं से मिजोरम में शांति व्यवस्था शुरू हो गई। 1987 में मिजोरम को एक अलग स्टेट बनाया गया और वही लाल डेंगा जिन्होंने पूरा आंदोलन चलाया था वो यहां पर मिजोरम के पहले सीएम बन जाते हैं। राजीव गांधी जी सोनिया गांधी के साथ वहां पर गए थे, रैली की थी, काफी उनका स्वागत हुआ था। 11 दिनों के बाद 11 जुलाई को 1986 में वो गए, समझौता किया और तब से मिजोरम जो है वो अपने तरीके से आगे चल रहा है। वो जो असमिया वाला इशू था वो खत्म हो जाता है। पहले असम का हिस्सा था। तो इस कहानी में हम आप पर छोड़ देते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सच तो है, लेकिन उस सच को देखने के नजरिए हैं। वो नजरिया पंजाब को लेकर भी है स्वर्ण मंदिर में, वो नजरिया मिजोरम को लेकर भी है। तय आप कर लीजिए कि इंदिरा गांधी इसके लिए जिम्मेदार थी, नहीं थी। बम बरसाना सही था, गलत था।